आवाज़ आ रही है? रुक रहे? 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। अभी तक जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उम्मीद है सभी एग्ज़ाम आपके बढ़िया गए होंगे। कितने एग्ज़ाम हो गए अभी? 2 3? अच्छा। चलिए, आज की हिस्ट्री की क्लास में हम आपकी बुक नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। आपकी जो 2 बुक हैं, जिनमें 29 लेसन थे, 28 वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आपकी जो तीसरी बुक है, उसमें 2 मॉड्यूल हैं। ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है मॉड्यूल 6A, हिंदुस्तान में रियासत का इर्तिका। आपका जो 6 मॉड्यूल है वो ए और बी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, दोनों में तकरीबन 3 3 लेसन है। लेकिन एग्ज़ाम में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो इसमें चॉइस होगी, और लगा लीजिए बीच में, या तो ए मॉड्यूल के सवाल आप जवाब दे देंगे या बी मॉड्यूल के। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ए मॉड्यूल, जिसका नाम है हिंदुस्तान में रियासत का इर्तिका। और इसका जो ये आप पहला लेसन पढ़ने हैं 30A, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, किस बारे में है ये है हिंदुस्तान में जो रियासतें बनी हैं उनका इर्तिका। हम कदीम ज़माने से अब तक देखेंगे किस किस तरह से रियासतें बनती आई हैं। आज अगर हम आपसे पूछें तो हिंदुस्तान में कितनी रियासतें हैं? जैसे आपका यूपी हो गया, एमपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये क्या सब क्या हैं? अलग अलग रियासतें हैं। तो हम ये इसकी हम इतिहास पढ़ेंगे, इसकी तारीख पढ़ेंगे कि रियासत कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से अलग अलग बदलते हुए ये आज के रूप में किस तरह पहुंची है। ठीक है, तो हिंदुस्तान में रियासतों का इर्तिका किस तरह से हुआ, ये हमारा इस मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं 3 लेसन के अंदर। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कदीम रियासतें, सबसे पुराने ज़माने की, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, रियासतें कैसे बननी शुरू हुई, वहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिडिवल जो पीरियड में जो रियासतें बनी वो पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद मॉडर्न ज़माने में किस तरह से रियासतें बनी वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं कदीम रियासतों से, अर्ली स्टेट्स। अच्छा, इसके शुरू में आपने पढ़ा था, जब हमने ये सब्जेक्ट शुरू किया था, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा था। पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी एंशिएंट इंडिया की, जिसमें आपने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। और इसके बाद आपने वैदिक पीरियड भी पढ़ा था, गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड, ये सब आपने एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़े थे। तो अब हम वापस वहीं जाएंगे और उसी ज़माने में रियासतें किस तरह से वजूद में आई उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कदीम हिंदुस्तान की तारीख में हमें समाज की कई शक्लें नज़र आती हैं, जिनका सिलसिला वादी सिंध की शहरी तहजीब से गुप्ता राजाओं के क्लासिकी वक्त तक फैला हुआ है। इस मुद्दत के दौरान मरकज़ और मुंतशिर हुकूमतों की मौजूदगी का पता चलता है, जिनमें से कुछ अपने सियासी ढांचों और हुकूमत के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुस्तहकम थीं। देखिए, जो मरकज़ी जो हुकूमत है, इसके जो शवाहिद हैं वो हमें वादी सिंध की जो तहजीब थी तभी से मिलने शुरू हो गए थे। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमें इसके शवाहिद, इसके सबूत हमें मिलते हैं कि उस वक्त में एक मरकजी, एक मुस्तहकम और मुनज़्ज़म एक हुकूमत हुआ करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे गुप्ता राजा और मौर्यन एम्पायर के बारे में, वहां किस तरह से रियासतें थीं। तो आइए हम चलते हैं नोट्स की तरफ। यहां देखिए, यहां ज्यादा क्लियर आप समझ पाएंगे इसको। वादी सिंध जो थी एक शहरी तहजीब थी, वहां से ही हमें इसका पता चलता है।
इस अरसे में मरकजी और गैर मरकजी हुकूमतें की कई अकसाम देखी गई, जिनमें से कुछ सियासी ढांचे में मुनज़्ज़म थी, जबकि कुछ अंदरूनी मसाइल और ताकत की तकसीम के बायस कमज़ोर थी। अच्छा, अब ये बताइए ये शुरुआत कैसे हुई कि भाई जो आम जनता रहती है उसका एक राजा होना चाहिए, एक हाकिम होना चाहिए। उससे पहले लोग ऐसे ही कबीलों में रहा करते थे, ठीक है। उससे भी पहले जाएं तो लोग गुफाओं में, स्टोन एज में अगर हम जाएं वहां रहा करते थे। लेकिन जैसे चीजें धीरे धीरे तरक्की होती गई और कबीले बनते गए, तो कबीलों का एक कबीले का एक सरदार हुआ। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत फैमिली से होती है। एक फैमिली है, फैमिली का एक हेड होगा। अब जब कई फैमिली एक साथ रहने लगी एक कबीले की, तो उस कबीले का एक सरदार हुआ। अब जब कई कबीले एक साथ मिलने लगे तो उन कबीलों का एक सरदार हुआ। तो वहां से शुरुआत होती है कि कोई एक सरदार या हाकिम होना चाहिए सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हमें वादी सिंध से ही देखने को मिलती है। अब वादी सिंध की आप बात कर रहे हैं तो वादी सिंध किस जमाने की बात कर रहे हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ऑल ओवर अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो वो है 3300 बीसी से 1300 बीसीई तक। 3300 बीसी से 1300, तो कितना पुराना हो गया? तकरीबन 5 से 6000 साल पहले की हम ये बात कर रहे हैं। बीसी तो आप समझ चुके हैं, बीसीई यहाँ निगेटिव में ये डेट चलती हैं, बिफोर क्राइस्ट। जैसे अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2024 एडी, ठीक है। ये कब से, यानी 2024 साल जो हम माप रहे हैं, ये जमाना है क्राइस्ट की पैदाइश से। ये जो कैलेंडर शुरू हुआ है, अंग्रेजी कैलेंडर जिसको आप बोलते हैं, हजरत ईसा की पैदाइश से ये मापते हैं। तो तब से अब तक 2024 साल गुजर चुके हैं। अब उससे पहले के जमाने को कैसे मापेंगे? यानी साल तो इन्होंने यहां से गिनने शुरू किए, ठीक है। तो उससे पहले का जो जमाना है उसको बोलते हैं बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा की पैदाइश से पहले का जमाना। तो हजरत ईसा की पैदाइश से 3300 से 1300 साल पहले का जमाना है ये। तो आप लगा लीजिए 2000 साल ये, 3000 साल ये, टोटल हो गए 5000। तो तब की हम बात कर रहे हैं। इसमें भी जब आपसे पूछा जाता है कि वादी सिंध के जो टाइम पीरियड है वो कब है, तो हम अक्सर आपने किताबों में देखेंगे ये टाइम पीरियड देखने को मिलता है 2600 से 1900, कहीं ये मिलता है 2500 से 1700। इसमें थोड़ा बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले का फेज 3300 से 2600 और इसके बाद का फेज 1900 से 1300। लेकिन जो पूरा अपने उरूज पर थी ये तहजीब, वो इस जमाने में सबसे ज्यादा अपने उरूज पर थी। इस जमाने में ये अगर हम देखें, ये यहाँ मैप से बनाया गया है, इस जमाने में ये तहजीब नॉर्थ में यानी शुमाल में जम्मू, और साउथ में जाएं तो गुज मलवान तक, वेस्ट में जाएं तो बलूचिस्तान के सुतका, और ईस्ट में जाएं यानी पूरब में अगर हम जाएं तो यूपी के आलमगीरपुर और मेरठ का जो इलाका है यहां तक फैली हुई थी। इस एज में, इस टाइम पीरियड में ये सबसे अपने ज्यादा उरूज पर थी। ये जो पीरियड है यहाँ हमें शवाहिद मिलते हैं कि यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी, और इसके बाद का जो जमाना है यहाँ धीरे धीरे ये खत्म होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं पस मंजर रियासतों के बारे में। पस मंजर रियासतें क्यों जरूरी थी, किस तरह से शुरुआत हुई। इब्तदा में इंसानी मुआशरा बराबरी के उसूल पर कायम था, क्योंकि ये कबायली मुआशरा था। सबसे पहले शुरुआत में कबायली मुआशरा हुआ करता था, तो ये बराबरी पर कायम था। यानी ना कोई किसी किसी से बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई सरदार है, ना कोई हाकिम है, ना कोई मजदूर है, ना कोई किसी का गुलाम है। इस तरह से पहले मुआशरा हुआ करता था। इसके बाद देखते हैं आप, रियासत के तसव्वुर का आगाज वसाइल के कंट्रोल के तनाज़ुआत और तबकाती बुनियादों पर मुआशरती तंजीम से हुआ। रियासत के तसव्वुर का आगाज कहां से हुआ भाई? जब जिसका वसाइल पर कंट्रोल होने लगे। मान लिया अगर खेती करनी सीख ली तो किस पर ज्यादा जमीनें हैं, या दूसरे वसाइल किस पर हैं। उस वक्त में
जानवर लोग अगर जब पालते थे तो जिसके पास ज़्यादा जानवर हैं तो वो ज़्यादा अमीर समझा जाता था। तो जब वसाइल पर कंट्रोल करना शुरू हुआ, ठीक है, और तबकाती बुनियादें अलग अलग होने लगी, तो इसके बेस पर रियासत के तसव्वुर की शुरुआत होती है। आबादी में इजाफा और मकामी तर्ज ज़िंदगी की तरक्की भी रियासती निज़ाम के क़याम के सबब बने। अगर 2 नंबर में आपसे सवाल पूछ ले कि रियासत का तसव्वुर कहाँ से शुरू होता है, रियासत कहाँ से शुरू होती है, तो आप 2 लाइन में ये जवाब लिख सकते हैं। रियासत के तसव्वुर का आगाज़ वसाइल के कंट्रोल के तनाज़ुआत और तबकाती बुनियाद पर मुआशरती तंजीम से हुआ। आबादी में इजाफा और मकामी तर्ज ज़िंदगी, ये भी 2 वजह रहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बादशाहत का तसव्वुर कैसे शुरू होता है। शुरुआत में आप देखेंगे, शुरुआत में यही एक तरीका हुआ करता था, बादशाहत हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद जो डेमोक्रेसी और नए नए नज़रिए आए बाद में, उसके बाद दूसरी आपने इनकी शक्लें देखी। शुरुआत में एक यही शक्ल थी। हड़प्पा तहजीब में मजबूत मरकजी इख्तियार के आसार मिले, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जो हड़प्पन तहजीब थी उसमें हमें मरकजी इख्तियार, यानी एक जो हाकिम होता था वो सेंटर में हुआ करता था। वैदिक दौर में कबीला के सरदार को बादशाह का मकाम दिया गया और उसे खुदा का बराबर का दर्जा दिया जाने लगा। वैदिक दौर में आप देखते हैं कि जो बादशाह, जो सरदार हुआ करता था, उसे किसके बराबर माना जाता था? खुदा के बराबर। उसकी बाकायदा पूजा की जाती थी और यह माना जाता था कि जो हाकिम है, जो बादशाह है, ये खुदा की तरफ से भेजा गया है। उस वक्त में ये तसव्वुर क्या करते थे लोग, ये नजरिया था कि हम बादशाह को चुन नहीं सकते, बल्कि ये खुदा की तरफ से इसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, फिर जो नजरिया था कि बादशाह जो है वो खुदा के बराबर है, ये दर्जा दिया जाता था, इसकी नफी कर देते हैं जो 2 फलसफे आते हैं, बुद्ध और जैन फलसफा, ये इसकी नफी करते हैं आगे जाकर। बुद्ध और जैन नजरियात ने इल्हामी हुकूमत के तसव्वुर को रद्द कर दिया और लोगों के मुंतखब करदा फर्द को इख्तिदार सौंपने का नजरिया अपनाया। बुद्ध और जैन फलसफा जो आता है वो क्या कहता है कि जो हाकिम है, जो बादशाह है, वो खुदा की तरफ से नहीं है, हुकूमत इल्हामी नहीं है, बल्कि लोगों की तरफ से वो चुना जाना चाहिए, उसको इख्तिदार सौंपना चाहिए। रियासत के वजूद के 2 बुनियादी अवामिल थे, यह है दंड और धर्म, इख्तिदार और समाजी नज्म। क्लियर है इतना? इसके बाद कुछ किताबें भी लिखी गई कि किस तरह से हुकूमत चलनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। इसी में एक किताब है अर्थशास्त्र, ये किताब का नाम है अर्थशास्त्र। में रियासत के 7 अज्जा का जिक्र है, रियासत के 7 जुज यहाँ बताए गए हैं: बादशाह, इंतजामिया, इलाका, दारुल हुकूमत, खजाना, कुव्वत और इत्तेहाद। क्लियर है? कौटिल्य की ये किताब थी। चलिए आगे चलते हैं। वादी सिंध और वैदिक दौर की हुकूमत निज़ाम। वादी सिंध और वैदिक दौर, इस टाइम पीरियड में हुकूमती निज़ाम कैसा था? महाजनपद, ये वाला टॉपिक है आपका। ये तो आप जान ही चुके हैं कि वादी सिंध की शहरी तहजीब थी। ये एक जामा मनसूबेबंदी के बारे में बताती है जो पूरे इलाके में नजर आती थी। ठीक है, कुछ शवाहिद के बावजूद वादी सिंध की रियासत के समाजी और सियासी ढांचों के बारे में मालूमात अभी भी कियास पर ही मुनहसिर है। कुछ शवाहिद मिले हैं लेकिन अंदाजा ही लगा रहे हैं लोग। वादी सिंध की पूरी सरजमीन में नाप और तौल से मुताल्लिक पैमानों में यकसानियत काबिल जिक्र है। इसके साथ साथ जगह जगह पर तामीरी काम, मसलन बड़े बड़े गोदामों की मौजूदगी एक वसी इलाके पर बड़ी हद तक सियासी और इंतजामी कंट्रोल का मजहर है। जो चीज़ें मिली हैं वादी सिंध में खुदाई के दौरान, जो चीज़ें मिली हैं उनसे सिर्फ लोग अंदाज़ा ही लगाते हैं। जैसे एक गोदाम मिला था अनाज रखने का, तो उससे क्या यहाँ अंदाज़ा लगाया गया
कि एक वसी इलाके पर बड़ी हद तक सियासी और इंतजामी कंट्रोल, क्योंकि इतना बड़ा जो गोदाम बनाया गया है वो हुकूमत की तरफ से बनाया गया होगा, ठीक है, तो उससे उसकी पॉलिसीज के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। आर्याई 1500 कबल मसीह के आसपास दर्रे खैबर से हिंदुस्तान में दाखिल हुए और हिंदुस्तान की तारीख में एक और तहजीब को जन्म दिया। जो आर्यंस हैं वो 1500 कबल मसीह 1500 बीसी में हिंदुस्तान आए और उनके आने से यहाँ एक नई तहजीब वजूद में आई जो वैदिक दौर के नाम से जानी जाती है। 1500 तक आप ये देखते हैं, 1500 बीसी तक वादी सिंध की तहजीब। इसके बाद कौन सी ज़माना शुरू होता है, कौन सा ज़माना? वैदिक दौर, जिसको हम बोलते हैं, जब यहाँ आर्यंस आते हैं। अब ये जो आर्यंस थे ये कबाइल में बटे हुए थे जो शुमाली मगरबी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए। कबीले की सरदारी धीरे धीरे मोरूसी बन गई। गो के सरदार आमतौर पर एक कमेटी या पूरे कबीले के मशवरे और हिदायत पर काम करता था। कबीले का सरदार, जिसे राजा या हाकिम कहा जाता था, एक बहादुर और जंगजू फर्द होता था जिसका बुनियादी फर्ज अपने कबाइल की हिफाजत करना। राजा की ताकत और इख्तियार धर्म के बड़े मेहनतों के बराबर होती थी। वैदिक बादशाहत आर्यों के इर्द गिर्द के हालात का कुदरती नतीजा थी। राजा हमला या दिफा की सूरत में लोगों का सरदार होता था। उसको आवाम का मुहाफिज कहा जाता था। ये बात हो रही है वैदिक दौर की। वैदिक दौर में जो राजा या हाकिम था वो एक बहादुर और जंगजू, और उसका फर्ज था कि वो वहाँ की जो जनता है उसकी हिफाजत करे और उसको एक जो धर्म के बड़े महंत होते थे उसके बराबर अहमियत हासिल होती थी। ठीक है, चलिए ये हो गई बात आपकी वैदिक दौर की। आगे बढ़ते हैं। फिर वहां से शुरू होती है बात महाजनपद की। वैदिक दौर के बाद आपने देखा वैदिक बादशाहत में बादशाह का किरदार कबीले के मुहाफिज के तौर पर था और उसका ताल्लुक पुजारी तबके के आला इख्तियार से जुड़ा हुआ था, जो मैंने बात अभी आपको बताई। ठीक है, इसके बाद किस तरह की रियासतें आती हैं हिंदुस्तान में? असल रियासतें बननी यहां से शुरू होती हैं। ये ओपन क्यों नहीं हो रही बुक? नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है महाजनपद का। मौर्य दौर हुकूमत से कब्ल की सदियां, यानी वो दौर जिसमें कोसाला और मगध हुकूमत का फ़रोग हुआ, निस्बतन तेज़ रफ्तार से समाजी और माशी तब्दीलियों का दौर था। इस दौर में कबायली रियासत के छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होना, ज़ात पात के निज़ाम में तब्दीली और मशरक़ी गंगाई वादी के चावल के इलाकों की जानिब पेशकदमी नज़र आती है। पुराने समाजी समझौतों की शिकस्तगी के इस दौर में समाजी और माशी ताल्लुकात के नए तरीक़ों के क़याम के दौरान हमें बड़े पैमाने पर तब्दीली नज़र आती है। ये देखिए, जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे? जो दर्रा खैबर है वहाँ से हिंदुस्तान आए थे। शुमाल में है, शुमाल मगरिब इधर साइड। अगर ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप इंडिया का, उसके जो नॉर्थ वेस्ट जो इलाका है, जो पाकिस्तान का इलाका है, अब वहाँ से आते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ बसेरा करते हैं? नॉर्थन इंडिया में। अलग अलग कबीले अलग अलग जगह अपना बसेरा करते हैं। अब उससे होता क्या है, वहीं से उन्हीं कबीलों से आगे चलकर वो कबीले जहाँ वो बसते थे पहले गांवों में बदले, फिर उन्हीं गांवों ने मिलजुल कर आगे जाकर एक बड़े रियासत का रूप लिया, जिनको हम बोलते हैं महाजनपद। ठीक है, उस वक्त में कितने महाजनपद हुआ करते थे? 16 महाजनपद, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा मैप के अंदर। उसी दौर में जब बौद्ध मत और जैन मत ये वजूद में आते हैं तो एक इनकलाब आता है
रियासती तनाजुर से अगर हम देखें बौद्ध मत और जैन मत में, आर्यंस जो थे वो पंजाब के इलाकों के अपने असल ठिकानों से धीरे धीरे मशरिक की जानिब फैलने लगे। पहले सिर्फ नॉर्थ वेस्ट साइड में ही वो रहने लगे, फिर वहां से धीरे धीरे वो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर फैलने लगे। उन्होंने 1500 से 1800 कबल मसीह के दौरान गंगा और यमुना के किनारों पर घने जंगलात साफ करके कबायली बस्तियां बसाई। 1500 से 800 कबल मसीह के दौरान जो गंगा और यमुना का जो मैदान है उसके आसपास वो उन्होंने बस्तियां बसाई। 500 कबल मसीह के आसपास शुमाली हिंदुस्तान का ज्यादातर इलाका आबाद हो चुका था और उस पर खेती बाड़ी की जाने लगी थी। ठीक है, ये देखिए, ये मैप देख रहे हैं आप, ये है गंगा, जो पहाड़ों में से निकलती है, उत्तराखंड में आप देखेंगे, और इसी के यहाँ पैरेलल चलती है यमुना नदी, और ये यहाँ आकर संगम में इसमें मिल जाती है गंगा में। ठीक है, तो वो जो आर्यंस आए थे वो आए थे इधर साइड से, पहले पंजाब के इलाके में रहे, यहाँ सिंध नदी है इसके आसपास, फिर धीरे धीरे ये जो गंगा यमुना का मैदान है यहाँ ये बसने लगे, यहाँ इन्होंने बस्तियां अपनी बसाई। अनम्यूट कीजिए ना। और यहीं से फिर 16 महाजनपद हम देखते हैं। जी, स्क्रीन साफ नहीं आ रही, नेट नेट चेक कीजिए अपना। ये पढ़ने में आ रहा है आपके? और किसी को दिक्कत है स्क्रीन की क्लियरिटी की? एक बार नेट चेक कीजिए, दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे महाजनपदों की। मौर्य सल्तनत के कायम से कबल शुमाली भारत में 16 बड़े महाजनपद कायम थे। कब? मौर्य सल्तनत से पहले। ठीक है, आप देखेंगे ये 16 महाजनपद हैं, इनमें एक महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ के जो राजा हैं फिर वो आगे जाकर मौर्यन सल्तनत कायम करते हैं और धीरे धीरे वो पूरे एरिया को जीत लेते हैं और मौर्यन एम्पायर में शामिल कर लेते हैं। तो ये जो 16 महाजनपद थे मौर्यन एम्पायर से पहले, इनके नाम आप याद रख सकते हैं। और कुछ 2-3 फेमस हैं इनमें। एक तो मगध आप जरूर याद रखिएगा। मगध की राजधानी दारुल हुकूमत थी कौन सी? पाटलिपुत्र। अंग है, विज्जी है, मल्ल है, कौशल, पंचकला, कुरु, गंधार। एक ये और याद रखिएगा, ये भी काफी इंपोर्टेंट महाजनपद है, गंधारा, और इसकी कैपिटल है तक्षशिला। कंबोज, रायपुर, अवंती, उज्जैन, छेदी, वत्स, शुरुसेना, मत्स्य, असाका। ठीक है, ये 16 नाम आपको यहां दिए गए हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ये महाजनपद किस तरह के थे। 2 टाइप के थे। एक थे बादशाही महाजनपद और दूसरे थे जमहूरी महाजनपद। ठीक है, जो बादशाही महाजनपद थे इनमें बादशाह या सरदार हाकिम था, उसी की चलती थी एक आदमी की। कौशल इसकी मिसाल है, जिसके बादशाह पर प्रसेनजीत ने कई यज्ञ किए। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि बादशाही महाजनपद कौन सा था, तो क्या नाम लिखेंगे आप? कौशल। कहाँ है? कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी है श्रवासी।
ये कैसा महाजनपद था? बादशाही महाजनपद था। यहाँ बादशाह या सरदार हाकिम हुआ करता था, ठीक है। और कौशल के जो बादशाह थे पुरसेनजीत, ये फेमस है, इन्होंने बहुत सारे यज्ञ करवाए थे अपने ज़माने में। वैसे ही जमहूरी महाजनपद, इनमें बादशाह कैसा होता था? उसका इंतखाब हुआ करता था। और इसमें क्या होगा कि बादशाह का जो बड़ा बेटा है वही आगे जाकर बादशाह बनेगा, इस तरह का निज़ाम था। लेकिन जमहूरी जो निज़ाम है उसमें क्या होता है? उसमें बाकायदा जो आम जनता है वो बादशाह को चुनती है। तो जमहूरी महाजनपद, इसमें बादशाह का इंतखाब अवामी असम्बली से होता था। जैसे वज्जी, जो व्रज्जी है महाजनपद, ये कैसा महाजनपद था? ये रहा, ये जमहूरी महाजनपद था। और इसकी अगर आपसे दारुल हुकूमत पूछ ली जाए, वैशाली इसकी दारुल हुकूमत थी। क्लियर है? चलिए, बादशाही और जमहूरी महाजनपदों के दरमियान तनाज़, मगध और लिच्छवी के दरमियान ताकत का मुकाबला हुआ, जिसमें मगध के बादशाह अजात शत्रु ने जीत हासिल की। यहीं से इनका उरूज शुरू होता है मगध का, ठीक है। और आगे जाकर मौर्यन एम्पायर सामने आती है। तो जो बादशाही महाजनपद थे और जो जमहूरी महाजनपद थे, उनमें अक्सर तनाज़े रहता था, लड़ाइयाँ भी होती थी। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है मगध और लिच्छवी के दरमियान, ठीक है, इनके दरमियान ताकत का मुकाबला हुआ, जिसमें मगध के बादशाह की जीत हो जाती है। क्या नाम था इनका? अजात शत्रु। चलिए, अब देखिए, उन्हीं महाजनपद में से जो मगध महाजनपद था, मैंने बोला ना इनका उरूज होता है और आगे जाकर मौर्य सल्तनत में तब्दील हो जाता है। मगध सल्तनत शुमाली तिजारती रास्तों पर काबिज हुई, जिससे उसे इक्तिसादी वसाइल तक रसाई मिली। इधर शुमाली तिजारती रास्तों पर, और चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद खानदान को शिकस्त दी और मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। यहां से दो बातें क्लियर हो गई। मौर्य सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब आपसे पूछ लिया जाए चाणक्य कौन थे? ये इनके मंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। किसको हराकर मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी? नंद खानदान को। फिर इसी में जो दूसरे बड़े बादशाह आते हैं वो हैं द ग्रेट अशोका। नाम सुना होगा आपने, उर्दू में यहां इनको बोला गया है अशोक आजम। अशोक के अहद में सल्तनत वसी हुई, लेकिन कलिंग की जंग के बाद अशोक ने अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया। एक बहुत जो ये फेमस बादशाह हैं मौर्यन सल्तनत के, द ग्रेट अशोका, ठीक है। इनके दौर में जो मौर्यन एम्पायर थे वो अपने उरूज पर थी, लेकिन एक लड़ाई होती है कलिंग की जंग। इसमें इतनी ज्यादा खूरेजी होती है कि इसके बाद द ग्रेट अशोका का दिल बदल जाता है और वो अदम तशद्दुद का रास्ता अपना लेते हैं कि अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और बोला भी जाता है कि यहाँ से ये इन्होंने बौद्ध मजहब को अपना लिया था और फिर बाद में बौद्ध मजहब की तबलीग की। मौर्य सल्तनत का जवाल अशोक के बाद शुरू हुआ और 185 कबल मसीह में शुंग, ये है शुंग खानदान, हिंदी में नाम लिखा जाता है इसका शुंग खानदान, ने इसकी जगह ले ली। लास्ट में अशोक के बाद कोई ऐसा बड़ा राजा नहीं हुआ, इसलिए धीरे धीरे मौर्यन सल्तनत का जवाल हो जाता है और उसकी जगह कौन ले लेते हैं? शुंग खानदान, ठीक है। क्लियर है इतना? ये देखिए, आप मैं आपको दिखाता हूं मौर्यन एम्पायर हिंदुस्तान में शुरू कहां से हुआ था। मैंने आपको दिखाया था मगध जो था वहां से शुरू होता है। ये रही पाटलिपुत्र, ये उस जमाने के बड़े जो फेमस शहर हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। मैन कैपिटल जो हुआ करते थे, अलग अलग जो उस वक्त में महाजनपद थे उनके जो कैपिटल थे वो बड़ी शहर होगा,
तो मगध का था पाटलिपुत्र, यहां से शुरुआत होती है। आपने देखा था अलग अलग महाजनपद फैले हुए थे, लेकिन जब मौर्यन एम्पायर आता है तो ये पूरा इलाका जो आप ऑरेंज कलर में यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा इलाका मौर्यन एम्पायर के अंडर आ जाता है। इसमें बड़े शहर आप देख सकते हैं, सबसे पहले पाटलिपुत्र, और इसके बाद आप देख सकते हैं तक्षशिला। ठीक है, और साउथ में आप आ जाइए, यहां पर देखिए उज्जैन। ये कुछ बड़े शहर हैं। एक था सारनाथ, वाराणसी, अलेक्जेंड्रिया, अंधार। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर कितने बड़े इलाके में फैली हुई थी। आज के हिसाब से देखें तो आप आज का तकरीबन पूरा हिंदुस्तान, सिर्फ जुनूब के कुछ इलाके को छोड़कर, ठीक है, इस इलाके को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान और आज का बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके तक ये मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था। कंधार कहाँ पे है आज के टाइम में? अफगानिस्तान में। ठीक है, और मैं इसका अगर आप देखना चाहें, एक मिनट, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिंक ओपन नहीं हो रही है, अदरवाइज इसका जो पूरा एनिमेशन है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, किस तरह से शुरू होता है एक जगह से और पूरे इलाके में फैल जाता है। अच्छा, जो अशोका थे, द ग्रेट अशोका, और उनको एक तो उसकी वजह से याद किया जाता है, बौद्ध मजहब की वजह से, और जो उन्होंने कलिंग की लड़ाई के बाद उनका जो परिवर्तन हुआ था। ठीक है, लेकिन हमें जो चीजें मिलती हैं उनके दौर की, एक उनमें है पिलर ऑफ अशोका। अशोका के पिलर हमें कई जगह मिलते हैं देखने को, जिनमें जैसे कि इलाहाबाद प्रयागराज में देखने को मिलता है, सारनाथ, संकिसा, दिल्ली तोपड़ा, विदिशा, सांची, ठीक है, लुम्बिनी, इन जगहों पर वो एक तरह के पिलर बनाया करते थे, अशोका बनवाया करते थे। और उस पिलर की खासियत होती थी कि उसके ऊपर क्या हुआ करता था, एक मुजस्समा वो बनवाते थे, उसमें 4 शेर बैठे रहते थे, और नीचे जो है आपको शक्ल दिखाई देगी, जो आज के जो जो फ्लैग है इंडिया का, जो झंडा है, उसमें आप बीच में देखते हैं ना चक्र होता है, उसमें तीलियां होती हैं, वो जो चिन्ह है वो यहीं से लिया गया था। मैं आगे आपको दिखाता हूं, जो आज के हिंदुस्तान का जो रियासती निशान है, यानी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, पता है आपको? नहीं, मैं दिखाता हूं, एक मिनट, ये देखिए, ये है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये अशोक के जो स्तंभ बनवाए गए थे खुदाई के दौरान हमें मिलते हैं, वो वहीं से ये निशान लिया गया है। आप कोई भी आज के दौर में कोई सरकारी कागज कोई देखेंगे, आप सरकारी कोई भी पत्र देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, या नोट ही देख लीजिए, ठीक है, उस पर ये निशान बाकायदा आपको देखने को मिलता है, इतना, बल्कि ये हिस्सा भी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया था? ये देखिए, भारत का रियासती निशान दिसंबर 1947 को वाराणसी के करीब वाक़ सारनाथ म्यूजियम में महफूज अशोक के शेर के निशान को भारत डोमिनियन के कौमी निशान के तौर पर अपनाया गया है। इस निशान की मौजूदा शक्ल 26 जनवरी 1950 को तय की गई थी, और इस दिन भारत को एक जमहूरिया करार, यानी जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ था, उस दिन इसको भारत का रियासती निशान माना गया था। ठीक है, इसको अपनाया गया था। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि किस तरह से इसको राष्ट्रीय निशान बनाया गया, ये आप पढ़ सकते हैं। वापस चलते हैं हम, मौर्यन सल्तनत की जो दूसरी चीजें हैं वो देखते हैं, रियासत किस तरह से चलती थी।
दो नाम यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, चंद्रगुप्त और चाणक्य। कौन था चाणक्य? इसको दूसरा नाम है कौटिल्य। दोनों नाम याद रखिएंगे, चाहे चाणक्य आए लिखा हुआ है, कौटिल्य। ये वजीर थे चंद्रगुप्त के, ठीक है। और इनकी एक किताब थी अर्थशास्त्र। ये बाकायदा जो अर्थशास्त्र किताब लिखी थी कौटिल्य या चाणक्य ने, ये इसी बारे में थी कि रियासत कैसी होनी चाहिए, किस तरह से चलानी चाहिए। इसमें पूरा माशी निज़ाम, सियासी निज़ाम, इंतज़ामी, पूरी इस किताब में लिखा हुआ था अर्थशास्त्र के अंदर। इसमें जंगी फ़नून, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और मजहब पर भी गुफ्तगू शामिल है। तो ये ज़रूर याद रखेंगे, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए, मौर्यन दौर में जो आसार कदीमा में शुमाली स्याह पॉलिश वाले बर्तन इस दौर के शामिल किए जाते हैं। जो खुदाई में हमें इस तरह के बर्तन मिले हैं वो मौर्यन एम्पायर के हैं। अशोका के फरामीन और अर्थशास्त्र उस दौर की तहरीरी दस्तावेज हैं। यानी हमें इस दौर के बारे में पता कैसे चला? एक तो अशोक के फरमान थे उनसे, और अर्थशास्त्र जो है ये दो हैं तहरीरी शवाहिद। और अगर आसार कदीमा के शवाहिद देखें तो जो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड जो बर्तन हमें मिलते हैं उससे इस ज़माने के बारे में मालूमात हासिल होती हैं। अशोका का संगी मुजस्सिमा सारनाथ में है, जो हिंदुस्तान की कौमी अलामत है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। जो चार शेरों वाला जो मुजस्समा है अशोक का, ठीक है। मौर्यन सल्तनत में मुख्तलिफ सियासी तंजीमों और माहौलियाती जोन शामिल थे, जैसे जंगली कबाइल, खाना बदोश और सरदारियाँ। यानी अलग अलग तरह की तंजीमें और अलग अलग तरह के समाज के लोग थे। मरकजी हिस्सा बराह रास्त हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम था, जबकि सरहदी इलाकों को खुद मुख्तारी हासिल थी और उनसे टैक्स जमा किया जाता था। तो सियासी निज़ाम कैसा था? जो मरकजी हिस्से हैं वो डायरेक्ट जो बादशाह है उसके कंट्रोल में थे, और जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनको खुद मुख्तारी थी, लेकिन उनसे टैक्स लिया जाता था, ठीक है। कि आप अपना तो निज़ाम तो चला सकते हैं, लेकिन आपको अगर इस रियासत के अंदर रहना है तो आपको ये टैक्स देना होगा। इंतज़ामी निज़ाम कैसा था? इंतज़ामिया के ऊपर आला ओहदेदार शामिल थे जो कि बड़े तनख्वाह लेते थे। सरकारी अफसरान मकामी लोगों को मुकर्रर करते और बाकायदा भर्ती का कोई मरकजी निज़ाम ना था। यानी डायरेक्ट जो है बादशाह की तरफ से कोई तकर्रुरी नहीं होती थी, बल्कि जो अफसरान होते थे वही लोगों को मुकर्रर करते थे, ठीक है। इसके जो बड़े राजा हैं मौर्यन सल्तनत के, अशोका, उनकी हुकूमत के बारे में पढ़ लीजिए। अशोका के दौर में सल्तनत को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था, और मगध और दीगर दूसरे महाजनपद पर बराह रास्त हुकूमत थी। यानी मगध और उसके अलावा दूसरे जो महाजनपद हैं उन पर डायरेक्ट अशोका की हुकूमत हुआ करती थी, यानी मरकजी हुकूमत। इन्हीं के दौर में एक यूनानी सफीर हिंदुस्तान आते हैं, मेगस्थनीज। ये नाम याद रखिए, क्या नाम है? मेगस्थनीज। कहाँ के हैं? यूनान के। अशोक के दौर में हिंदुस्तान आते हैं। इनके बयानात से मरकजी हुकूमत की मौजूदगी की तस्दीक मिलती है। तो ये बात क्लियर है, अशोका के दौर में हुकूमत कैसी थी? मरकजी हुकूमत थी। क्या आपके पास सबूत है? हमारे पास मेगस्थनीज जो कि एक यूनानी सफीर था उसके बयानात हैं, ठीक है। चैट में देखिएगा क्या बोल रही। इस दौर की ब्यूरोक्रेसी देखिए, यानी निज़ाम किस तरह से चलता था। पहले तो सूबों में तकसीम किया हुआ था पूरा। जो सल्तनत थी इसको 4 सूबों में तकसीम किया गया था, और मौर्यन दारुल हुकूमत क्या थी? पाटलिपुत्र, जो पहले मगध की भी राजधानी थी। सूबों की दारुल हुकूमतें तौसाली मशरिक में, उज्जैन मगरिब में, सूरनगरी जुनूब में और तक्षशिला शुमाल में थी, ठीक है। सल्तनत को, जो मौर्यन सल्तनत थी, 4 सूबों में तकसीम किया हुआ था।
चारों सूबों की अलग अलग रियासतों की, चारों सूबों की अलग अलग यहाँ दारुल हुकूमतें हैं। और जो इसकी राजधानी है, जो मौर्यन सल्तनत है, उसकी मरकजी राजधानी जो थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो पूरा जो मौर्यन सल्तनत थी उसकी मरकजी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पूरी सल्तनत को चार सूबों में बांटा गया था। चारों सूबों की अलग अलग राजधानी दारुल हुकूमत आप देख सकते हैं, तौसाली, उज्जैन, स्वर्णगिरी और तक्षशिला। सूबों का सरबराह कुमार या शहजादा होता था, जिसे वज़रा और महामात्य मदद करते थे। भाई सल्तनत का जो सरदार है वो तो डायरेक्ट राजा हो गया, जो उस वक्त में कौन था? अशोका। सूबों के जो सरदार था वो कौन होता था? कुमार या फिर शहजादा, जिसको कुमार कहा जाता था। और जो वजीर वगैरह, जो महामात्य और मात्य थे, वो इसकी मदद के लिए हुआ करते थे। मरकजी और मकामी इंतजामिया। इंतजामिया का मकसद महसूल की वसूली और आवाम की फलाह बहबूद की देखभाल था। आज भी यही होता है। जो इंतजामिया होती है कि भाई एक तो टैक्स वसूली करना है सरकारी खजाने के लिए, और उस टैक्स का फिर इस्तेमाल करना है जनता की फलाह बहबूद के लिए। आप पाशे को मकामी सतह पर कंट्रोल किया गया और पानी के जखायर और तालाब बनाए गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा इसमें। मौर्यन सल्तनत की जो इंतजामिया थी उसमें आप पाशी को काफी महत्व दिया गया है इसमें। अच्छा जी, तिजारत में भी दिलचस्पी थी। सल्तनत ने तिजारत से आमदनी हासिल की, लेकिन तिजारती सरगर्मियों में बराह रास्त मुदाखलत नहीं की। तिजारत से हासिल होने वाले टैक्स और दीगर महसूलात को अहमियत दी गई। यानी तिजारत में डायरेक्ट वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इसमें मुदाखलत तो नहीं की, लेकिन उसकी इजाज़त थी और उसको फ़रोग भी दिया इन्होंने। ठीक है, तिजारत को। फौजी निज़ाम को अगर हम देखें तो सल्तनत का सबसे बड़ा फौजी निज़ाम था, जिसमें 6 लाख प्यादा फौज यानी पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी शामिल थे। जो अशोक की जो फौज थी, फौज बहुत बड़ा निज़ाम था, फौज का बहुत बड़ी फौज थी अशोक की। इसमें यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये आप याद रखिएगा। 6 लाख पैदल फौज, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। जासूसी का निज़ाम दाखिली व खारजी सिक्योरिटी के लिए कायम था। तो इतना याद रखेंगे। फौजी निज़ाम या फिर सिक्योरिटी निज़ाम में फौज एक सेंट्रल, एक मरकजी फौज थी और काफ़ी बड़ी फौज थी, और सिक्योरिटी के लिए जासूसी निज़ाम भी कायम था। जी कुछ बोल रहे हैं आप? ये आबादी क्या है? आबादी को मकामी पर कंट्रोल भी आप करना पाशी, आप पाशी बोलते हैं जो सिंचाई वगैरह होती है, जो खेती होती है गाँवों में। अब खेती में चाहिए पानी, पानी कहाँ से देते हैं आप खेत को? क्या बोल रहे हैं कि मोटर लगाकर? तो ये तो अब चल गए हैं, उस दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। बाकायदा भाई खेती कहाँ होगी? जहाँ नदियां हैं वहाँ खेती हो रही है आसपास, वो इलाका पूरा भर गया, अब दूर खेती कर रहे हैं, वहां तक पानी कैसे पहुंचे? तो उसके लिए बाकायदा छोटी छोटी नहरें निकाली गई नदियों से। जो नहरें होती हैं वो कुदरती नहीं होती, बल्कि वो बनाई जाती हैं छोटी छोटी नहरें, ताकि नदियों का पानी जहां जरूरत है वहां तक पहुंच सके। तो खेती करने के लिए खेती में जो पानी वगैरह दिया जाता है उसको बोला जाता है आबपाशी। क्लियर है? हिंदी में बोलते हैं इसको सिंचाई। चलिए, मौर्यंस के बाद कुछ लोग और आए हैं। मौर्यन दौर के बाद वस्त एशियाई हुक्मरान जैसे यूनानी, साका और पार्थी और कुषाण आए। इन हुक्मरानों ने देवी मलूकियत यानी खुदाई बादशाहत का तस्वुर फिर से मुतारफ कराया और सात्राप का निज़ाम कायम किया।
एक बार बुक ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा पूरी डिटेल में। ये देखिए, ये थी माबाद मौर्य रियासतें। वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया से हमला हुए, यानी हिंद, यूनानी, शाक्य, पार्थियन और कुषाण, ये हिंदुस्तान आते हैं मौर्यंस के बाद। इन्होंने मकामी हुक्कामों को शिकस्त दी और इस तरह से आका और गुलाम के ताल्लुकात पर मुबनी तंजीम की पेशरफ के लिए राह हमवार की। वस्ती एशियाए दरअंदाजों ने बादशाह के मुकद्दस होने के तस्वुर को मुस्तहकम किया। जैसे पहले माना जाता था ना कि बादशाह मुकद्दस है, ये डायरेक्ट खुदा की तरफ से अपॉइंट होता है, ये नजरिया इन्होंने फिर से पेश किया। कुषाण राजा अपने आप को देवता का बेटा बताया करते थे। वस्ती एशिया से आने वालों ने सत्रप निजाम और फौजी हुकूमत को भी राइज किया। समझ रहे हैं आप? इसके बाद वस्ती एशिया से हमले होते हैं तो यहाँ मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं गुप्ताज, गुप्ता खानदान। चौथी सदी ईसवी में गुप्ता सल्तनत का उरूज हुआ। चौथी सदी ईसवी, क्या मुराद है चौथी सदी ईसवी? यानी 300 ईसवी के बाद का जमाना, समझ रहे हैं? चौथी सदी ईसवी, इस दौर में गुप्ता सल्तनत का उरूज होता है। हिंदुस्तान को इसको हिंदुस्तान की उनका सुनहरी दौर कहा जाता है। एक तरह से हम अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एरा या फिर गोल्डन पीरियड, सुनहरी दौर कौन सा है, तो गुप्ता एम्पायर जो है, गुप्ता दौर जो है, इसको हिंदुस्तानी तारीख का सुनहरी दौर कहा जाता है। याद रख लीजिए, गुप्ता दौर को हिंदुस्तानी तारीख का सुनहरी दौर कहा जाता है। यह सल्तनत 2 सदियों तक यानी 200 सालों तक बरकरार रही। यह सल्तनत पूरे भारतीय ज़ेली बर्र आज़म तक फैली हुई थी। इंतजामिया मरकजी मगर कमजोर थी। इसकी इंतजामिया भी कैसी थी? मरकजी थी। और इस दौर में गुप्ता दौर में बादशाह को क्या बोला जाता था? देवता माना जाता था। जो मेन पॉइंट है वो याद रखिए। गुप्ता दौर चौथी सदी ईसवी में कायम हुआ, उरूज हुआ। इसको हिंदुस्तानी तारीख का सुनहरा दौर कहा जाता है। तकरीबन पूरे बर्रे आज़म हिंद पर फैली हुई थी और रियासत जो थी या हुकूमत जो थी वो मरकजी थी। और जो राजा या बादशाह हुआ करता था उसको देवता माना जाता था। हर्ब और अज़दवाजी इत्तेहाद, हमसाया सल्तनतों के साथ जंग और अज़दवाजी इत्तेहादों के जरिए गुप्ता सल्तनत ने अपनी हुदूद को वसात दी, यानी अपना एरिया कैसा बढ़ाया कि भाई या तो रिश्ते कायम कर लो या फिर जंग कर लो। यही है, पहले पैगाम भेजते थे कि भाई हमारी सल्तनत में शामिल हो जाओ, नहीं हो रहे तो फिर जंग कर लो। ये होता था। इस तरह से अपनी सल्तनत को इन्होंने वसात दी। ये है आपका गुप्ता एम्पायर। मौर्यंस के बाद, ठीक है, इसमें भी वही बड़े जो शहर आपको दिखाई दे रहे हैं। पाटलिपुत्र, ये कदीम ज़माने से ही बहुत इंपॉर्टेंट शहर रहा है। आज के दौर का जो पटना है, पटना शुरू सुना है आपने? पटना कहाँ पर है? बिहार में। बिहार की कैपिटल पटना, उसी इलाके का में ये शहर था। उसी इलाके के आसपास को बोला जाता है पाटलिपुत्र। वैसे ही उज्जैन, गिरिनगर, मथुरा, तक्षशिला, प्रयागराज, अयोध्या, इस्तापुरा, कांचीपुरम, यह इलाका था गुप्ता सल्तनत के अंडर। चलिए इसकी नूयत देखते हैं अब। पहली तो यही होगी, यही खुसूसियत कि बादशाह जो था उसको क्या माना जाता था? देवता। चंद्रगुप्त अव्वल ने महाराजा धीराज का लक़ब इख्तियार किया और उसे जमीन पर देवता करार दिया। महाराजा धीराज, हिंदी में हिंदी वर्ड है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, महाराजा
राजा धीराज। ये लक़ब दिया था किसने? चंद्रगुप्त फास्ट। खुद मुख्तार हुक्मरान, फतह की गई रियासतों को खुद मुख्तार रहने दिया गया और ये सिर्फ खराज अदा करते थे। जो भी रियासतें फतेह कर ली उनको खुद मुख्तार बना दिया गया कि भाई चलाओ, लेकिन हमें एक बाकायदा टैक्स या फिर खराज देना पड़ेगा। जमीन के हथियात का रिवाज यहां से शुरू होता है, जिससे इंतजामी मरकजियत कमजोर हो गई। वस्ती, मुख्तलिफ तबकों को मजबूर मशक्कत के लिए भर्ती किया गया, यानी मजदूरी करने के लिए। अब इसका देखते हैं इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सूबाई तकसीम, गुप्ता सल्तनत को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया था। कितने थे ये पता नहीं, लेकिन हाँ जो सूबे थे उनको क्या कहा जाता था? देश या भक्ति। ठीक है, गुप्ता दौर में जो सूबे थे उनको क्या बोला जाता था? देश या भक्ति। सूबों पर कुमार अमात्य नामी आला अहदेदार मुकर्रर किए गए थे। कुमार अमात्य पहले भी आपने पढ़ा था, जो सूबों का, जो सूबे का जो सबसे बड़ा लीडर होगा, ओहदा। गांवों को खुद मुख्तारी बरकरार रखी गई और देही काउंसिल्स में एक मकामी रहनुमाओं को शामिल किया गया। जो सबसे छोटी इकाई होती है गांव, उसको खुद मुख्तारी दी गई, लेकिन सूबे का जो आला अहदेदार था उसको बोला जाता था कुमार अमात्य। फौज मजबूत थी, इसमें घुड़सवार और तीरंदाज शामिल थे। टैक्स और अदलिया, जमीनी टैक्स, महसूलात और अदलिया का निज़ाम कायम किया गया और फौजदारी व दीवानी कवानीन में अलग अलग फ़र्क किया गया। यानी अदलिया का भी निज़ाम अच्छा था और टैक्स भी, ज़मीनी टैक्स और दूसरे महसूलात लगाए जाते थे। चलिए, मौर्यंस देख लिए, गुप्ता देख लिए, अब गुप्ता के बाद आ जाइए, हर्षवर्धन आते हैं। बाद की सल्तनत बादशाह की शख्सियत पर मुबनी रही हैं। हाकिमों और उनके मातहतों में मुसलसिल जंगें रहीं। इसके बाद धीरे धीरे जो हाकिम हैं और उसके जो मातहत हैं उनमें आपस में जंगें होने लगी और धीरे धीरे ये रियासतें ख़त्म होने लगीं। लेकिन ये बात हो रही थी ज़्यादातर शुमाली हिंदुस्तान की। अब चलते हैं जुनूब की तरफ। जुनूब में भी एक बड़ी सल्तनत थी इस दौर में, जिसको बोला जाता है चोला रियासत। चोला जुनूबी भारत की एक ताकतवर तरीन रियासत थी, जिसका असर जुनूबी और जुनूबी मशरकी एशिया तक फैला हुआ था। ये सिर्फ जुनूबी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जुनूबी और मशरकी एशिया में भी फैला हुआ था। ठीक है, इनका असर। इनका जो मरकज था वो था थंजावर में। विजयालय के दौर में 9वीं सदी ईस्वी में चोला रियासत का मरकज थंजावर बना, जहां से शुमाल की तरफ फैलाव शुरू हुआ और पल्लव इलाकों पर कब्जा होने लगा। यानी नॉर्थन साइड भी इस सल्तनत में शामिल हो गए। 10वीं सदी में चोला रियासत ने शुमाल में पालव इलाके और जुनूब में पांड्या इलाकों में कामयाबी हासिल की। ये एक मैप देखिए आप, ये देखिए, ये है आपका साउथ इंडिया। ये जो ब्लू एरिया आपको दिखाया गया है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, यहां तो इनका डायरेक्ट हुकूमत थी। ठीक है, और जो ऑरेंज कलर में आपको ये जगह दिखाई गई है, यहां इनका असर था। और ये यहां तक इंडिया हो गया। इधर आप आएंगे तो मशरकी, साउथ मशरकी एशिया है, ये जुनूब मशरकी, ये अंडमान निकोबार द्वीप हैं। नीचे आ जाइए, ठीक है, ये म्यांमार का हिस्सा आ गया थोड़ा सा। और जो जुनूब मशरकी देश हैं इनमें भी इनका असर आप देखेंगे। और इधर के जो देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसमें आप आज भी हिंदुस्तानी तहजीब का असर देखेंगे। इनकी ज़बानें जो हैं, उन ज़बानों में भी कई वर्ड्स मिलते जुलते हैं जो हिंदुस्तानी ज़बानें हैं, जैसे संस्कृत ज़बान है। इनके वर्ड आपको इन देशों की जो ज़बानें हैं इनमें आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था चोला डायनेस्टी।
इनके कुछ राजाओं के बारे में यहाँ बताया गया है, अब एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे प्रांतिका अव्वल ने सल्तनत की बुनियाद रखी थी। चोला सल्तनत जो है किसने इसकी बुनियाद रखी? प्रांतिका अव्वल। और शुमाल में नेल्लोर तक अपने इलाके को फैलाया, जहां उसकी पेशकदमी राष्ट्रकूट बादशाह कृष्णा थर्ड के हाथों रुक गई। वो यूरोप में पांड्या और गंगा रियासतों के खिलाफ कामयाब रहा और श्रीलंका पर हमला किया। राजा राजा अव्वल ने पांड्या और श्रीलंका पर हमले करके रियासत की ताकत को मुस्तहकम किया और श्रीलंका के शुमाली हिस्सों को चोला रियासत का सूबा बनाया। उसने मालदीव, मालाबार साहिल, श्रीलंका के शुमाली इलाके को फतह किया। ये सब कहाँ है? मालदीव, मालाबार साहिल, ठीक है, जिससे अरबी, जुनूब मशरक़ी एशिया और चीन के साथ तिजारती रवाबित को फरोग मिला। ये इलाका इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो रूट था समुद्र वाला इलाका, ये देखिए इधर था अरब सागर है, जो अरब के व्यापारी या ताजिर थे अक्सर इस रूट से तिजारत किया करते थे। और इधर आपको देखने को मिलेगा चीन, ठीक है। तो ये जो पूरा ट्रेड हुआ करता था इनके बीच में, जब ये इस जगह पर कायम हो गए तो यहां से इनको तिजारत में भी मुनाफा हुआ। अब चाहे अरब लोगों से तिजारत करनी हो या फिर चाइनीज लोगों से तिजारत करनी हो, तो इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट थी। राजेंद्र चोला का दौर, जो राजेंद्र चोला है, चोला डायनेस्टी के बादशाह, इनका दौर देखते हैं। इन्होंने एक तो शुमाली फतूहात इसमें शामिल हैं, समुद्री मुहिम शामिल हैं। राजा के बेटे राजेंद्र चोला ने 1012 में हुकूमत में शुमूली इख्तियार की और 2 साल बाद बादशाह बने। इसने श्रीलंका के जनूबी हिस्से को फतह किया और मशहूर शुमाली मुहिम शुरू की, जिसमें बंगाल और गंगा तक चोला फौज पहुंची थी। इन्होंने श्रीलंका ही नहीं बल्कि जुनूब की तरफ, शुमाल की तरफ भी अपनी फौज भेजी, जो बंगाल तक और यहां तक के गंगा तक पहुंच चुकी थी। समुद्री मुहिम में देखें तो 1025 में राजेंद्र चोला ने श्री विजयार रियासत पर हमला किया ताकि जुनूब मशरक़ी एशिया के साथ बराह रास्त तिजारती रास्ते अपनाए जाएं। ठीक है, इसकी अब देख लेते हैं ब्यूरोक्रेसी। बादशाह की मदद के लिए बाकायदा एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी थी। इसमें देखिए मरकजी और मकामी हुकूमत में तवाज़ुन। चोला हुकूमत में मरकजी कंट्रोल और मकामी खुद मुख्तारी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा गया। गांव की हुकूमतों में आदमी मुदाखलत को अहमियत दी गई। महसूलात और सरकारी उमूर, रेवेन्यू अफसर जो थे वो हुकूमत की आमद और खर्च को मुनज़्ज़म रखते थे। हर गांव खुद मुख्तार था और चंद गांव मिलकर एक नदो व्याक्रम बनाते थे। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के, अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से देखें, हर गांव खुद मुख्तार था, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। जितनी उनकी ज़रूरत थी इतना वो आमदनी कर लेते थे या फिर इतनी पैदाइश फसलों से कर लेते थे। हर गांव को खुद मुख्तार इकाई की हैसियत हासिल थी। चंद गांव मिलकर नुदो किट्टम या क्रम की तश्कील देते थे और बड़ी तादाद में ये क्रम मिलकर वालनाट बनाते थे। इस साउथ की जो लैंग्वेजेस इसमें वर्ड्स शामिल हैं, आपको संस्कृत से भी थोड़े मुश्किल लगेंगे ये। इनकी निगरानी के लिए एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी मौजूद थी। 8वीं सदी के एक तहरीर में कौंसिलों की अहलियत और उम्मीदवारों की खसूसियत, इंतखाब का तरीका, इख्तियारात का जिक्र मौजूद है, जो गांव के इंतज़ाम में नुमाया अहमियत है इनकी। ठीक है, अदलिया देखें तो अदलिया भी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, मकामी सतह पर और रियासती और मरकजी सतह पर भी। ज्यादातर जो दीवानी और फौजदारी मुकदमे थे वो मकामी सतह पर ही निपटा लिए जाते थे। मामूली जराइम की सजाएं जुर्माने या खैरात की सूरत में दी जाती थी। रियासती जुराइम और शाही अदलिया, रियासती जराइम जैसे गद्दारी का फैसला बादशाह खुद करता था, यानी जो बड़े जो मामले थे वो सीधे राजा के हाथ में वो करते थे, जिनमें सजाए मौत या जायदाद की जब्ती दी जाती थी। आमतौर पर कत्ल जैसे जुराइम पर भी जुर्माना किया जाता और सिर्फ एक वाक़यात में सजाए मौत दी गई, यानी एक ही वाक़ये में हमें सजाए मौत देखने को मिलती है।
ठीक है, तो ये पूरा यहाँ अदलिया निज़ाम दिया गया है इनका, आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, जैसे मुजरिमों के जुर्माने और जुर्मानों की अदायगी। ठीक है, नज़्म व नस्क और ब्यूरोक्रेसी का मुनज़्ज़म निज़ाम, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा आ चुका है ये। तो यहीं तक था ये लेसन। आपने इसमें देखा कि किस तरह से सबसे पहले रियासत जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे होती है। ठीक है, उसमें आपने देखा इंडस वैली, वादी सिंध की तहजीब, उस दौरान रियासत कैसी थी, हुकूमत कैसी थी। ठीक है, मरकजी हुकूमत थी। फिर आपने देखा वैदिक दौर, उस दौर में बादशाह को डायरेक्ट क्या बना दिया गया, देवता। फिर बाद में आते हैं जैन मत और बौद्ध मत, वो इसकी नफ़ी करते हैं। फिर आप देखते हैं कि आर्यंस आते हैं वस्ती एशिया से हिंदुस्तान में, और वो गंगा यमुना के दूसरे नदियों के इलाके में अलग अलग बस्तियां बसाते हैं, और वहाँ से शुरुआत होती है अलग 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 महाजनपदों की, जिनमें आपने एक नाम देखा, महाजनपद का नाम था मगध। ठीक है, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने दूसरे राजाओं को हराया और अपनी सल्तनत को तोसी दी, और फिर वहाँ से नींव पड़ती है मौर्यन सल्तनत की। फिर आपने मौर्यन सल्तनत देखी पूरी, उस दौर में कैसी रियासत थी और कैसे हाकिम थे, किस तरह से जो मौर्यन सल्तनत थी वो अलग अलग सूबों में बटी हुई थी, यानी वही रियासत वाला निज़ाम आप देखेंगे। फिर आपने गुप्ता देखा, और गुप्ता के बाद में लास्ट में आपने देखा चोल या चोला। जो मौर्यंस और गुप्ता हैं वो बेस्ड है नॉर्थ नॉर्थ इंडिया, और जो चोला जो डायनेस्टी आपने देखी ये बेस्ड है साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, क्लियर है इतना? यहां तक किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका लेसन हो गया 30A। इसके बाद आपके 2 लेसन और बचते हैं, वो जल्द हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करने वाले हैं, एनालाइज करेंगे क्वेश्चन पेपर कि किस मॉड्यूल में से कितना आ रहा है, किस लेसन में से कितने नंबर का आपके सवाल आएंगे और किस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।